Assalamu alaikum, dear students. So far we have discussed about three main causes for the deformities in the skeleton. Dear students, हमने previous lecture के अंदर deformities of skeleton को शुरू किया था, जिसमें हमने genetic causes, हार्मोनल कॉजेज और न्यूट्रिशनल कॉजेज इन तीन कॉजेज को डिस्कस किया था कि स्केलेटन के अंदर ढांचे के अंदर आने वाली जो खराबियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनमें कॉजेज कौन कौन से थे। डियर स्टूडेंट्स, अब कॉजेज की बजाय समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि कोई एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो जाती है, कोई फिजिकल ट्रॉमा या चोट जो है उसके लगने से कुछ डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसा कि हम लोग जंपिंग करना शुरू कर देते हैं या स्लिप हो जाते हैं। सो इस तरह से कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं डिस्क स्लिप, स्पॉन्डिलोसिस, sciatica and arthritis, and today we are going to close and complete this lecture. So dear students, disc slip. So what is disc? Look at this picture. If this is a vertebral column, जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है, तो हर टुकड़े को, हर पार्ट को हम कहते हैं इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क। क्या कहते हैं? इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क। अगर इसमें से किसी एक को हम थोड़ा सा जूम करके देखना चाहें तो ये पिक्चर हमें गाइड करेगी कि ये एक वो इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क है जो ओवरऑल डिस्क के अंदर एक कुशन के तौर पर या थोड़ी सी इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए मौजूद होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ दिस इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क? इसके अंदर वाली साइड पे बड़ा ही पल्पी किस्म का मटेरियल होता है, सेमी फ्लूइड, यानी सॉलिड नहीं होता, ये लचकदार सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, लेकिन आप तैयार कर लेंगे। सो इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क की अंदर वाली साइड जो है उसमें एक पल्पी या लिक्विड या सेमी लिक्विड मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। अब स्टूडेंट, इसके ऊपर फिब्रोकार्टिलेज का एक हार्ड आउटर कवरेज बनी होती है जो कि बड़ी सख्त है, इसको कहते हैं एनुलस फिब्रोसस। यानी हर इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क जो कि वर्टिब्रल कॉलम के लिए एक कुशन का काम करती है, जैसे ये मेरे हाथ में मैंने मार्कस पकड़ ली है, सो ये लचक पैदा करने के लिए, क्योंकि शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, उनको हम इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हर डिस्क कैसे बनी हो सकती है? इसके बाहर एक हार्ड फिब्रोकार्टिलेज से बना हुआ मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसस, और अंदर वाली साइड पे एक लचकदार सेमी फ्लूइड जो इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। अब सम टाइम ये होता है कि हम झुककर कोई बोझ उठाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वेट होता है, या कोई जंप लगाते हुए हमारे वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर अगर कोई बोझ आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो तब कोई ना कोई वर्टिब्रल डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। इस डायग्राम के अंदर देखें, आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर। सो इफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ इंट्रल वर्टिब्रल डिस्क, ये एक डिस्क जो है वो सिरक के साइड पे आ जाती है, सो इसको हम लोग कहते हैं हर्निएटेड डिस्क। हर्निएशन, बॉडी के अंदर जहां पर भी लफ्ज इस्तेमाल हो, इसका मतलब होता है कोई भी चीज अपनी ओरिजिनल हालत से स्लिप हो जाए, सरक जाए, हट जाए। सो if this occurs and if it presses the nerve cord present in the spinal cord, क्योंकि हमें पता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, और अगर ये डिस्क स्लिप कर जाती है, इसके स्लिप करने से सम टाइम ये होता है कि एनुलस फिब्रोसिस टूट जाता
ये देखें बाहर वाली, और उसके टूटने से क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर ये मामला हो और इस मामला के अंदर भी प्रेशर आ जाए स्पाइनल नर्व्स के ऊपर, तो शदीद किस्म की पेन और दर्द होती है। इस डिसऑर्डर को डिस्क स्लिप कहा जाता है। सो ऐसे पेशेंट को सिवाय बेड रेस्ट के या खींच के बांधने से और कोई हल नहीं है। अगर वो मेडिसिन यूज करेगा तो वो पेन किलर्स यूज करेगा। खींच के बांधने को कहा जाता है ट्रैक्शन। हॉस्पिटल्स में जाए ना तो आप देखेंगे ट्रैक्शन वार्ड्स होते हैं, वहां पर ऐसे खींच के कोई बोझ लटका के किसी चीज को बांधा जाता है, कुछ आज़ा को बांधा जाता है, कुछ स्केलेटल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा रहा होता है। सो ट्रैक्शन की जाए, इस पेशेंट को बेड रेस्ट बताया जाए और इसको पेन किलर्स दी जाएं। डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्क स्लिप। अब इसी से थोड़ी सी रिलेटेड एक और डिसऑर्डर है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो वर्टिब्रास हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपस में फ्यूज हो जाएं और वो मोशनलेस हो जाएं। मिसाल के तौर पर हम इसी डायग्राम की मदद से फिर समझ लेते हैं। अगर वो जो है वर्टिब्रास उनमें एक दूसरे के अंदर धंस जाने का मामला हो जाए और वो बिल्कुल फ्यूज हो जाए, एक दूसरे के साथ इमोबिलाइज हो जाए, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। यानी ये देखें ना, ये जो वर्टिब्रास हैं अगर ये एक वक्फे से हैं तो ये अपना काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ कि ये एक दूसरे के अंदर धंस गए हैं, सो ये एक फिल्म कंडीशन बन जाएगी। लिहाजा इस डिसऑर्डर को कहा जाता है स्पॉन्डिलोसिस, दैट इज द फ्यूजन and immobilization of overall intervertebral disc and vertebrae. Dear students, इसके बाद अब हमारे पास सेकंड लास्ट डिसऑर्डर है क्योंकि आपके इस टॉपिक के अंदर शामिल है शियाटिका। तो शियाटिका एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन का नाम है जिसके लिए हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि एक नर्व होती है जिसको कहते हैं शियाटिक नर्व। स्टूडेंट्स, आपने सुना हुआ है कि हमारे नर्वस सिस्टम में से दो तरह की नर्व्स निकलती हैं। एक नर्व होती है क्रैनियल नर्व्स जो सीधी ब्रेन से निकल आती हैं, और डियर स्टूडेंट्स एक नर्व होती हैं जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। सो ब्रेन से सीधी निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स और जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। तो एक मखसूस किस्म की नर्व है जिसको कहते हैं शियाटिक नर्व। क्या कहते हैं, शियाटिक नर्व। ये यहां से निकल के पिछली टांगों को लीड करती है, यानी इसमें ओवरऑल किसी भी पर्सन की ओवरऑल टांगों के अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। अब खुदा ना खास्ता कोई मामला हुआ डिस्क स्लिप हो जाने की वजह से या कोई स्पॉन्डिलोसिस होने की वजह से जिसमें यह हुआ कि यहां से कोई प्रॉक्सिमल शियाटिक नर्व कट गई, यहां से डिस्कनेक्ट हो गई, तो अब ये जितना भी लोअर लिम्स हैं, नीचे वाले जो आज़ा हैं वो नाकारा हो जाएंगे, यानी वो एक पैरालाइज्ड हालत बन जाएगी शियाटिक नर्व का अगर ये मामला हुआ। अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं होती, जख्मी हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, किस वजह से, कोई डॉक्टर्स ने कूल्हे के अंदर अगर गलत इंजेक्शन लगा दिया, वो गलत इंजेक्शन कूल्हे के अंदर जो लगता है वो अक्सर डॉक्टर कूल्हे में इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो अगर उसकी नीडल ने जाकर शियाटिक नर्व को जो कि यहां स्पाइनल कार्ड से ही निकल के बाहर आ रही है टांगों की तरफ, उस नर्व को छुआ या जख्मी किया तो भी ये बड़ी पेनफुल हालत होगी, दैट इज शियाटिका। सो बटन रीजन के अंदर यानी कूल्हे के अंदर अगर गलत इंजेक्शन लग जाए तो भी ये मामला हो जाता है। अगर डिस्क स्लिप कर जाए और उस डिस्क स्लिप की वजह से स्पाइनल नर्व्स ही टूट जाएं जो कि शियाटिक नर्व्स हैं खास तौर पर, तो उससे भी शियाटिका पैदा होगा। सो दिस इज वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन।
इससे नीचे वाला धड़ जो है लोअर लिम्स की इम्पेयरमेंट भी हो जाती है, यानी वो नाकारा हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी डेंजरस टाइप ऑफ डिसऑर्डर sciatica। क्योंकि ये sciatic नर्व से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, sciatica। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्थराइटिस, जो कि या तो इन्फ्लेमेशन है। आप लोग समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है, सोजिश हो जाना, या डियर स्टूडेंट्स ये एक डीजेनरेटिंग डिसऑर्डर है। सो डीजेनरेटिंग टिश्यूज जो हैं उनके सेल्स मरने लग जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आर्थराइटिस जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर ये ताकत खत्म हो जाती है कि वो लिक्विड पैदा करते रहें। सो लिक्विड पैदा करने की सलाहियत जब कम होती तो फ्रिक्शन बढ़ जाती है, रगड़ बढ़ जाती है हड्डियों के दरमियान। जब वो रगड़ ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्स मरेंगे भी सही, पेन भी होगी और स्वेलिंग भी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल अगर हम आर्थराइटिस के ऊपर एक छोटा सा जो है गुफ्तगू करें तो वो ये है कि आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स है, यानी जोड़ों का ये इशू है। और फिर ये यूं भी हो सकता है, ये समटाइम एक्यूट हो सकती है बीमारी, जिसका अचानक हमला हो उसको एक्यूट कहा जाता है। और जो पुरानी अंदर छुप कर चलने वाला कोई डिसऑर्डर होता है, कोई डिजीज होती है, उसको कहते हैं क्रॉनिक। सो एक्यूट हालतों के अंदर ये मुमकिन है कि किसी बैक्टीरिया वगैरह का हमला हुआ हो, और वो बैक्टीरिया वगैरह का हमला होने से जॉइंट्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, उनमें सूजन, उनमें पेन, उनमें दर्द होना शुरू हो जाए। सो इफ दिस अकर्स डियर स्टूडेंट्स, तब बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका हल ये है कि क्या इस्तेमाल की जाए, एंटीबायोटिक्स। एंड यू नो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? ये वो केमिकल्स हैं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये तो हो गई एक्यूट वाली बात। सम टाइम आर्थराइटिस जो है वो क्रॉनिक फॉर्म में भी आ जाती है। सो क्रॉनिक पुराने मर्ज को कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता से अंदर से काटता रहे। इसी की टाइप से रेमाटॉइड आर्थराइटिस, इसी के टाइप है वो गॉटी आर्थराइटिस वगैरह वगैरह। So dear students, this is all about the skeletal deformities, जिसमें हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि काजेस हो सकते हैं डिफॉर्मिटीज के, या फिर वो हमने क्लेफ्ट पैलेट को पढ़ा, माइक्रोसेफेली को पढ़ा, वहां पे भी आर्थराइटिस का जिक्र हुआ। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, उसके बाद हार्मोनल डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल काजेस को डिस्कस किया। और आज की नशिस्त के अंदर हमने डिस्क स्लिप को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने साथ ही स्पॉन्डिलोसिस को डिस्कस किया, एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द आर्थराइटिस। सो ऑल ऑफ दीज आर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर का पहला पार्ट जो स्केलेटन को डील करता है, जो कि सपोर्ट का वाला यूनिट है, ये मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर का अगला फेज पूरा चलता है जो मूवमेंट को डील करेगा। और जाहिर है जब मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मसल्स को डिस्कस करना पड़ेगा। और एक बात याद करने डियर स्टूडेंट्स, मसल्स वाले टॉपिक के अंदर जब हम स्केलेटल मसल को पढ़ेंगे वो इंतहाई जरूरी और पेचीदा किस्म की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। सो उन लेक्चर्स को हरगिज मिस नहीं करना। इंशाल्लाह बड़ी ही डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर्स में भी गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।